गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मिर्ज़ापुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स के जो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था, हम लोग काइनेमेटिक्स का पार्ट वाइज करके चीज़ें आगे पढ़ रहे हैं फिजिक्स में। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप सबको बताऊंगा कि इंटीग्रेशन का यूज फिजिक्स में किस तरीके से होता है और फिर उससे हम लोग काइनेमेटिक्स मतलब मोशन इन 1D के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट सभी वीडियो आप लोग देखने के बाद ये वीडियो देखेंगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन वो फिजिक्स में कैसे यूज होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो पहले तो यही समझते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है। देखो, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, चीज़ों को क्या करना, समेशन। इंटीग्रेशन का मतलब एक जगह करना, मतलब इकट्ठे रूप में सबको जोड़ना, पूरे के पूरे चीज़ों को इकट्ठे रूप में जोड़ने को कहते हैं इंटीग्रेशन। लास्ट वीडियो अगर आप हमारी देखे होंगे तो उसमें भी मैंने इंटीग्रेशन की थोड़ी सी बात को बताया था। मैंने देखो इस तरीके की बात को आपको एक डेरिवेशन भी करके बताया था कि मान लीजिए ये कोई एक कर्व है और इस कर्व का अगर एक्स एक्सिस के साथ अगर आपको एरिया निकालना है, एस एक्सिस के साथ मतलब ये पूरा आपको एरिया बताना है, तो मैंने बताया था कि आप इसमें स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप, छोटी छोटी पट्टियाँ काट लो। ठीक है, इस तरीके से छोटी छोटी पट्टियाँ काट लो और जितनी पट्टियाँ आपको काटना हो, छोटी छोटी पतली पतली पट्टियाँ आप काट लो और सभी पट्टियों को अगर आप क्या कर दो, सभी पट्टियों के क्षेत्रफलों को जोड़ दो तो इस पूरे के पूरे एरिया को आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने माना था ये dx चौड़ाई की पट्टियाँ होंगी, इनकी इसकी लंबाई जो ऊंचाई है y1 या इसकी लंबाई y2, इसकी y3। तो टोटल हमने समेशन जो बताया था और फिर समेशन के बाद समझाया था, आप लोग लास्ट वीडियो में देख सकते हो कि इसका जो एरिया होगा, टोटल एरिया जो होगा वो एरिया होता था इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, जहाँ पे हमने बताया था कि आपका ये कहाँ से कहाँ शुरू होकर कहाँ खत्म होता है। तो इंटीग्रेशन कहाँ से आता है, हमने ये बेसिक बात आपको लास्ट वीडियो में बताई हुई है। ठीक है, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं कि सीधे इंटीग्रेशन के ऐसे फॉर्मूले जो हमें यूज में आते हैं हमारे फिजिक्स में, और चूँकि ये मैथमेटिक्स में तो आप लोग पढ़ते ही हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नीट वाले जो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते, उनके लिए बेसिक चीज़ें हमको समझानी पड़ती हैं। देखिए, इंटीग्रेशन जो आपको बेसिक फॉर्मूले के साथ जो आप लोग यहाँ पर पढ़ना है, तो पहला फॉर्मूला तो आपको ये सीखना है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। ठीक, x टू द पावर n dx। इससे पहले मैं इंटीग्रेशन में देखो दो बातें आपको पहले बता दूं, इंटीग्रेशन की दो बातें आपको पहले बता दूं। पहली बात तो इंटीग्रेशन आप समझ गए कि होता क्या है, ये समेशन होता है, सम होता है ना। इंटीग्रेशन क्या होता है, एक प्रकार से सम होता है। इंटीग्रेशन आपका एक प्रकार से सम होता है, जोड़ना होता है, बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक पास जोड़ते हो। कहाँ से कहाँ तक जोड़ना होता है यह भी इंपॉर्टेंट होता है। इसी कैटेगरी पर, इसी बात पर आधारित इंटीग्रेशन दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट, और एक होता है डेफिनिट। डेफिनिट मतलब ये होता है कि निश्चित होता है कि कहाँ से कहाँ तक का एरिया ले रहे हो, कहाँ से कहाँ तक की चीज़ों को जोड़ रहे हो, और उसमें आपको नीचे और ऊपर कुछ बातें लिखी होती हैं। इसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट, और ऊपर जो लिखी होती है उसको हम लोग कहते हैं अपर लिमिट। ठीक है, अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर हम लोग को पता हो तो वह इंटीग्रेशन होता है कैसा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसे आपको कोई कहीं लिखे पे आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिला, इंटीग्रेशन 0 to 2x² dx, तो ये आपका एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है। ये आपका क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल है। ये डेफिनेट इंटीग्रल है, आप इंटीग्रेशन करके आपको जो भी मान मिलेगी पक्की बात होगी कि यही जोड़ के इतना आएगा, ये मान होगा। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे लिखा हो x² dx। ठीक है, तो ये आपको कहाँ से कहाँ तक इसको x² को इंटीग्रेट करना है यह बताया नहीं गया, तब उसको आप लोग कहते हो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन या इनडेफिनेट इंटीग्रल, और उसमें आप एक c जोड़ देते हो, कोई एक कांस्टेंट जोड़ देते हो। ठीक है, तो ये दो भागों में इंटीग्रेशन को हम लोग देख रहे हैं। तो हम जो आपको फॉर्मूला अभी बताने चल रहे हैं वो इनडेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्मूला है, और इनडेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्मूले ही आपको डेफिनेट में भी यूज करने होते हैं, बस उसमें लिमिट लगानी होती है ना। बस आप उसमें क्या ऐड करते हो, एक चीज़ लिमिट, एक नई चीज़ आ जाती है उसमें, बाकी सारी चीज़ें वही होती हैं। तो पहला फॉर्मूला जो आप लोग को पढ़ना है वो x टू द पावर n dx, इसका होता है x के पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस आपको c तो लिखना ही है क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो x टू द पावर n dx बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत यूज होगा। x टू द पावर n dx का क्या हो जाएगा, x टू द पावर n+1 बटे में n+1। ठीक है, प्लस c, ये आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल है। पहला फॉर्मूला है, इसको लिखिए आप लोग,
बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद करिए। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ये होता है आपका x टू द पावर n का इंटीग्रेशन। जैसे इस पर अगर आप मान लो कोई क्वेश्चन एक ले लो, छोटा सा एग्जांपल ले लो कि अगर मान लीजिए x की पावर 3 dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करोगे आप, x टू द पावर n यहाँ पर 3 है तो n प्लस 1 3 प्लस 1 बटे में कितना 3 प्लस 1 और प्लस c, मतलब x टू द पावर 4 बाई 4 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आपको दे रखा हो 3x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना हो, तो 3 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर आप निकाल लो, सिर्फ आप एक्स स्क्वायर का करोगे तो एक्स स्क्वायर का करोगे तो कितना हो जाएगा, x के घाते 2 धन 1 बटे में 2 धन 1 प्लस c। ठीक है, देखो ये 2 धन 1, ये 3 इससे कट जाएगा, बचेगा कितना एक्स क्यूब और प्लस c, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब प्लस c। इस तरीके से आप बहुत सारे इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। जैसे एक एग्जांपल और आप ले लो, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स डी एक्स, मान लीजिए इस तरीके से है, तो अंडर रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1/2 dx, एक्स टू द पावर 1/2 है तो इसको लिख सकते हो एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 ना, एक्स टू द पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 बटे में 1/2 प्लस 1 प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c, अगर ये इंडेफिनिट है तो। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हमने देखा, अब हम लोग दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। उससे पहले एक बात, आप खास बात है, वो बहुत ही गहन बात है, इस बात को आप समझ लीजिए कि ये जो फॉर्मूला है वहाँ पर n की एक लिमिट है, n वहाँ पर नहीं लग सकता। कहाँ पे लिमिटेशन क्या है, यहाँ पे n शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1, सॉरी -1, n -1 नहीं हो सकता। देखो n -1 रख दोगे तो ये -1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से n को यहाँ पर आप -1 नहीं रख सकते। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे फॉर्मूला देखते हैं। ऐसे फॉर्मूलाज जो यूज में, देखो मैं बेसिक बातें बताऊंगा, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स तो यहाँ पर नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन फिजिक्स में जो यूज होता है एक बेसिक कंसेप्शन मैं जरूर बता दूंगा। ठीक है, देखिए जो सेकंड फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, सेकंड फॉर्मूला वो इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, इसका क्या होता है e टू द पावर x प्लस c, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है। देखो बहुत सारे फॉर्मूला है, वो आपको अपने मैथमेटिक्स के बुक में या फिर मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, वो फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। सारे यहाँ पर इंटीग्रेशन के फॉर्मूला करवाने पॉसिबल नहीं है, मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या कैसे चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है। देखो 1/x dx, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x। देखो ln को आप लोग log भी लिखते हो ना, तो ln x को आप लोग log x लिख सकते हो, बस बेस यहाँ पर e रहेगा। ठीक है, ln x प्लस c, लेकिन यहाँ पर जो x होगा वो मॉड में होता है, मैंने अभी बताया था क्यों, क्योंकि अगर आप इसको x टू द पावर -1 वाले पे रख के फॉर्मूला पुट करना चाहो, लेकिन आप माइनस वैल्यू ले नहीं सकते, इसलिए। ठीक है, 1/x dx का क्या होता है ln x। तीसरा फॉर्मूला हो गया, चौथा फॉर्मूला इसके अलावा। ठीक है, इसके अलावा आप बहुत सारे फॉर्मूले आप बना सकते हो, जैसे इंटीग्रेशन sin x dx, इंटीग्रेशन sin x dx, तो sin x का होता है माइनस cos x प्लस c, इंडेफिनिट है तो। अगर यहाँ पे ये cos x होता तो cos x का होता है sin x प्लस c। देखिए सिंपल से आप इस बात को समझिए, जैसे कि अगर जो इंटीग्रेशन होता है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ठीक ऑपोजिट प्रोसेस है। अगर आपको याद होगा तो d/dx ऑफ sin x का जो डिफरेंशिएशन होता था वो होता था cos x, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता था cos x। तो अगर हम ठीक इसका उल्टा कर दें, इसका ठीक ऑपोजिट कर दें, ठीक ऑपोजिट कर दें, मतलब इंटीग्रेशन कर दें हम किसका, cos x का, इसका cos x का इंटीग्रेशन कर दें तो क्या हो जाएगा, ये मिलेगा sin x। देखो यहीं पे मिला है cos x का sin x। ठीक है, sin x प्लस c लिख देते हैं। अगर आपको याद हो d/dx ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस sin x। ठीक है, माइनस sin x। अब हम लोग अगर माइनस sin x, ठीक है, माइनस sin x का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा ये cos x। ठीक है, लेकिन चूंकि हमने माइनस sin x का ना करके sin x का किया है, इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाता है, माइनस cos x प्लस c आ जाता है, माइनस cos x प्लस c आ जाता है।
तो देखो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे, ठीक है, ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे। जैसे आपको अगर एक मैं आपको और उदाहरण बताऊँ या फिर आप बताओ हमें कि tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है कि नहीं। tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ tan x ये क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो अगर इंटीग्रेशन आपको sec स्क्वायर x का लिखना हुआ तो वो क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ठीक उसका उल्टा होता है, ठीक, इंटीग्रेशन क्या होता है उसका ठीक उल्टा होता है। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x प्लस c मान लीजिए अगर इंडेफिनिट इंटीग्रल है। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले हुए। अब अगर हम लोग इंटीग्रेशन के अलजेब्रा को समझें कि इंटीग्रेशन में अलजेब्रा कैसे काम करता है, गुणा भाग या कह लो तो जोड़ घटाना, ये कैसे काम करता है। तो जोड़ घटाना तो सिंपली जैसे आपका इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन में होता है वैसे इंटीग्रेशन में भी जोड़ घटाना सेम वैसे ही होता है। जैसे आप सपोज करो कि आपको एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/x, ठीक है, ये दिया है y इक्वल्स टू, और आपसे पूछ लिया इंटीग्रेशन y dx बताओ, इंटीग्रेशन y dx। तो आपने सिंपली लिख लिया कि x y की जगह रख लिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/x dx। आप इस इंटीग्रेशन को प्लस माइनस साइन के साथ स्प्लिट कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx। इसको ये लिखा जा सकता है। मतलब सिंपली आप चाहो तो एडिशन कर सकते हो, चाहे सब्सट्रैक्शन कर सकते हो। इसका आप अलग से लिखना चाहो तो एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, एक्स पावर 3 + 1 बटे में 3 + 1, एक्स स्क्वायर का तो एक्स टू द पावर 2 + 1 बटे में 2 + 1, माइनस एक्स के पावर देखो 1 है तो एक्स पावर n + 1 + 1 बटे में 1 + 1 प्लस 1/x क्या होता है ln x प्लस c, ठीक। इसको सिंपली सॉल्व कर दोगे ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर इंटीग्रेशन का अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन ये देखना चाहें आप तो सिंपली एडिशन जहाँ पर ऐड, जहाँ पर सब्सट्रैक्शन है वहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर देते हो आप लोग। लेकिन अगर क्या हो कि अगर मल्टीप्लिकेशन मिल जाए आपको, क्या हो कि अगर मल्टीप्लिकेशन मिल जाए, मल्टीप्लिकेशन पर कैसे यूज करते हैं इसको, आइए देखते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन पर देखते हैं। सपोज करो कि मान लो आपको मिल गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है, या एक्स स्क्वायर छोड़ो एक्स साइन एक्स, इसका आपको मान लीजिए इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स। तो देखो हमने एक्स का फॉर्मूला अभी लगाना सीख लिया, साइन एक्स का पता है लेकिन एक्स साइन एक्स का तो नहीं पता है। तो जब भी आपको इंटीग्रेशन यू वी मल्टीप्लिकेशन के रूप में मिले, यू वी डी एक्स इस रूप में मिले, तो इसके लिए फॉर्मूला एक होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला में एक खास बात और होती है कि पहला फंक्शन किसको माने और दूसरा फंक्शन किसको माने, मतलब u को किसको मानो, v किसको मानो, फर्स्ट फंक्शन किसे माने। तो फर्स्ट फंक्शन हम लोग लिखते हैं, पहले फॉर्मूला इससे देख लेते हैं फिर समझते हैं। देखो इसका जो फॉर्मूला होता है u को पहले बाहर निकाल लो, ठीक है, u को बाहर निकाल लो, v का कर दो इंटीग्रेशन माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx का पूरे का dx, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx होल आपका डिफरेंशियल लगा दो dx कर दो। तो ये फॉर्मूला होता है u डॉट v का इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब इसमें u जो है आपको हमने इसको फर्स्ट फंक्शन के रूप में अज्यूम किया है, इसको माना है u जो है हमारा फर्स्ट फंक्शन है। तो पहले तो आप लोग फॉर्मूला नोट कर लीजिए, पहले तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूला पे हम लोग क्वेश्चंस भी अभी कुछ करके देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, u किसको मानेंगे, उसके लिए एक सिंपल सा रूल है और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आइलेट करके लिखते हैं, आइलेट ILATE आइलेट, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आइलेट। I मतलब होता है इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। L मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, A मतलब होता है एरिथमेटिक फंक्शन, T मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसमें जो भी पहले नंबर पे आएगा, जो सबसे पहले आएगा, जैसे ये आप देखो x साइन एक्स,
तो इसमें x कैसा है, अर्थमेटिक फंक्शन है, साइन x कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो पहले अर्थमेटिक आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक, पहले अर्थमेटिक आता है, इसलिए यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो इसको u, इसको v की तरह आप ट्रीट करोगे। आओ करके देखते हैं, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। x साइन x का हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन। देखो x साइन x का इंटीग्रेशन करोगे तो आप x को मानोगे u, मतलब फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन बाहर निकलता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx का होल dx। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। साइन x का होता है कितना, माइनस कॉस x। साइन x का कितना होता है भाई, माइनस कॉस x, तो माइनस x और कॉस x इसका माइनस डी बाई डी एक्स। ठीक है, x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1 यहाँ से आ गया इंटू साइन x का माइनस ऑफ कॉस x dx। ठीक है, देखो माइनस एक्स कॉस x, देखो ये माइनस 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 प्लस हो गया और कॉस x बचा, कॉस x dx। कॉस x का इंटीग्रेशन अभी हमने पढ़ा साइन x होता है, तो x कॉस x माइनस प्लस साइन x। ठीक है, कॉस x का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन x, और प्लस c लगाना मत भूलिए क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल हमने सॉल्व किया। तो ये x साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए आपको log x का इंटीग्रेशन पूछा गया हो। log x इसलिए ले रहा हूँ कि जिससे हम लोग आइलेट फॉर्मूले को भी एक बार और समझ लें और साथ ही साथ लगे लगे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ, यूवी पे अभी 2 क्वेश्चन और कराता हूँ। देखिए फिजिक्स में भी मैथमेटिक्स का अच्छा खासा यूज है और इस पोर्शन का तो बहुत अच्छा यूज है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिए इस बात को। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको ln x dx log x का आपको डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है, ये बेस e वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको लिख सकते हो 1 इंटू ln x लिखा जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब अगर आइलेट फॉर्मूला में देखो आप, आइलेट तो इसमें पहले आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, फिर आपका अर्थमेटिक फंक्शन है। तो 1 को आप एज्यूम करते हो सेकंड और फर्स्ट फंक्शन आप ln x को एज्यूम कर सकते हो। तो ln x फर्स्ट फंक्शन जो होता है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ln x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होल dx। ठीक है, तो ln x इंटू 1 का इंटीग्रेशन, भाई इसको लिख सकते हो x टू द पावर 0 ना, वो 1 होता है तो x पावर 0 प्लस 1 बटे में 0 प्लस 1, तो यह आ जाएगा कितना, 1 dx का होता है कितना, x। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन इसका ln x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1 बाई एक्स इंटू 1 dx का इंटीग्रेशन कितना होगा x, फिर होल dx। देखो x से x कट गया, बचा कितना 1, इसको लिख सकते हो x ln x माइनस यहाँ पर बचेगा इंटीग्रेशन dx 1 dx, और 1 dx का कितना होता है x, तो ln x ln x माइनस x और प्लस c। तो ये आपका हो जाएगा। इसका तो डायरेक्टली आप लोग आंसर याद भी रखा करो, ln x का इंटीग्रेशन कितना होगा x ln x माइनस x। ठीक है, ये डायरेक्टली आप लोग याद भी रखो। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला देख लेते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जिससे आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में और क्लियरिटी ला पाओ, थोड़ा सा और क्लियर रह पाओ। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, इंटीग्रेशन e टू द पावर x या x e टू द पावर x dx, इसका करना है आपको। अब अगर इसमें आप देखो 2 फंक्शन है, एक अर्थमेटिक फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आइलेट के मुताबिक अगर आप देखो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे बाद में आता है, तो फर्स्ट फंक्शन आप इसे मानोगे, इसे सेकंड फंक्शन। कैसे करते हो, फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, माइनस डी बाई डी एक्स, x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, इंटू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन कितना, e टू द पावर x dx। ठीक है, तो x e टू द पावर x हो जाएगा माइनस ये 1 में e टू द पावर x मल्टीप्लाई किया तो e टू द पावर x ही, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, प्लस c अगर लगा लिया आपने। ठीक है, तो x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x। ये भी आपको याद रखना चाहिए, ये भी बहुत यूज आता है। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन कैसे यूज होता है हमारा, या मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, इस बात को हमने देखा समझा। ठीक है, इस बात को हमने देखा और समझा। चलिए, आपने ये इस बात को भी समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कुछ सब्स्टिट्यूशन को। इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज करते हैं, और सब्स्टिट्यूशन से पहले तो एक और कोफिशिएंट वाला देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x आपको लिखना हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x लिखना हो, मतलब साइन x का तो पता है लेकिन साइन 4x का नहीं पता आपको। तो आप लोग क्या किया करो, सिंपल इसको साइन 4x न मान के साइन x के जैसे ट्रीट करो, साइन x के। तो साइन x का होता है माइनस ऑफ कॉस x, तो कॉस 4x लिख दो, प्लस c तो है ही है, लेकिन प्लस c से तो ठीक है वो तो लिखा ही जाएगा, लेकिन आप पहले ये लिखो कि पहले तो इसको साइन x को क्या मान लो, साइन 4x को साइन x की तरह ट्रीट करो। साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस x, तो साइन 4x का हो जाएगा माइनस कॉस 4x। अब आप इसको 4x मतलब जिसको आपने x एज्यूम किया है उसके डिफ्रेंशिएशन से भाग दे दो इसमें, तो 4x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 4, भाई 4x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे सपोज करो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर या फिर साइन x स्क्वायर प्लस x, साइन x स्क्वायर प्लस x, इसका डिफ्रेंशिएशन आपको सॉरी इंटीग्रेशन लिखना है, इसका आपको इंटीग्रेशन लिखना है dx। अब साइन x का तो पता है आपको, तो साइन x का होता है cos x, तो साइन x इस पूरे को आपने x के जैसे एज्यूम किया, तो ये भी cos x एज्यूम कर लिया आपने, ठीक है, माइनस cos x, ठीक है। लेकिन ये x तो है नहीं, तो इसका क्या करो, इसके डिफ्रेंशिएशन से भाग दे दो। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस c, ठीक है, प्लस c। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन e⁻³ 3x dx है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो e⁻x का तो इंटीग्रेशन आपको पता होता है, क्या होता है e⁻x का e⁻x ही होता है, तो इसको e⁻x ही एज्यूम करो। लेकिन ये x जिसको एज्यूम किया वो x तो है नहीं, वो 3x है, तो इसके डिफ्रेंशिएशन से आप भाग दे दो, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे 3 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं और फिर आज के बेसिक कोर फिजिक्स में चलते हैं और काइनेमेटिक्स के कुछ अच्छे क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन पर बेस्ड है उनको सॉल्व करेंगे हम लोग, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन देखते हैं इंटीग्रेशन में कैसे यूज होता है। एक दो क्वेश्चन उसमें सब्स्टिट्यूशन करके मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन आया, आपको एक क्वेश्चन मिला कि इंटीग्रेशन 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आपको u/v के फॉर्म में तो फॉर्मूला पढ़ा नहीं है आपने इंटीग्रेशन में अभी, तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। हम लोग नीचे वाले को कुछ ऐसे मानने की कोशिश करते हैं, या कुछ नीचे वाले के क्या ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं जिससे पूरी के पूरे फंक्शन को हम लोग किसी एक दूसरे फंक्शन के रूप में चेंज कर पाए। जैसे यहाँ पे सपोज कर लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग t मान लें, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, तो यहाँ पर आप देखो दोनों पक्षों को आप अगर डिफ्रेंशिएट करो, dx डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 का तो 0 हो गया, इसका कितना हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से अगर आप देखो तो 2x dx इक्वल्स टू कितना आ गया dt आ गया, 2x dx इक्वल टू dt। तो 2x dx इक्वल टू कितना रख सकते हो dt रख सकते हो, रख दिया आपने। 1/x स्क्वायर की जगह आपने कितना रख लिया t, ठीक है। तो ये वाला देखो पूरा का पूरा आपका इंटीग्रेशन चेंज हो गया dt/t के रूप में, तो ये 1/x के रूप में हो गया। तो 1/t का इंटीग्रेशन कितना होगा ln t प्लस c। अब t को आपने जो एज्यूम किया था उसका वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो देखो ये इसका आंसर आ गया, इसका ये आंसर हो गया ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ठीक है, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये इसका डिफ्रेंशिएशन। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। अब हम लोग आते हैं आज के मेन पॉइंट पे, मेन डिस्कशन पे, जो कि हमें पढ़ना है सीखना है, ठीक है, जो कि हमें पढ़ना और सीखना है। हमने पिछली कक्षाओं में जो देखा था उससे आगे की बात यहाँ पर करेंगे, उससे आगे की बात यहाँ पर सीखेंगे। ध्यान से आप लोग कॉपी किताब पे फिर से कंसंट्रेट हो जाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, हमने लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें सीखी थी, उनमें से एक तो ये था कि जो आपका अगर
एक्स मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है, या एस डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी आप कह सकते हो। मान लीजिए एस आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, टी टाइम है, वी वेलोसिटी है, और ए आपका एक्सेलरेशन है। ए आपका एक्सेलरेशन है। तो हमने बताया था जो वेलोसिटी होता है वो रेट चेंज ऑफ, वेलोसिटी क्या होता है, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। तो v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, ये हमने सिखा दिया था कि वेलोसिटी और कुछ नहीं होता, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लॉप होता है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लॉप होता है। फिर इसके बाद एक और चीज़ देखा था, a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, मतलब जो एक्सेलरेशन होता है वो वी टी ग्राफ का स्लॉप होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लॉप होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने समझी थी और यहाँ से हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, यहाँ से हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। ठीक है, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए s इक्वल्स टू 2t प्लस 3, s इक्वल्स टू 2t प्लस 3, और फिर कहा जाए कि वेलोसिटी बताओ, फिर क्या है कि वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी क्या होगी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो आप लोग धड़ाधड़ ये करते थे कि वेलोसिटी क्या होती है भाई, v होती है डी एस बाई डी टी। तो आप इसको कर दोगे डिफ्रेंशिएट, तो ये आ जाएगा 2t का मतलब 2 और प्लस 3 का तो 0 हो जाएगा, तो यही इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। तो s दिया हो और v पूछा हो तो डिफ्रेंशिएट करके आ जाता थे। लेकिन अगर मान लो आपको इस तरीके की कुछ बात दे दे, कह दे कि v इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1, v इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1, तो s बताओ, आप s बताओ हमें। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट उसका बताओ। तो आपको पता था कि अगर v पता हो, s पता हो तो v चले जाओगे डिफ्रेंशिएट करके, लेकिन अब v पता है तो s कैसे आओगे, s कैसे पाओगे, इस बात को आपको समझना है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। बड़ी दुविधा वाली बात आई। देखिए दुविधा वाली बात नहीं है, अब इसी को समझने की आवश्यकता है, अब इसी को समझने की आवश्यकता है। आइए समझते हैं हम लोग। देखिए आपको पता है v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, यहाँ से अगर आप लिखना चाहो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डी एस इक्वल्स टू लिख सकते हो वी डी टी, लिख सकते हो नहीं, डी एस इक्वल्स टू वी डी टी लिख सकते हो। अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन ले लो तो डी एस इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन वी डी टी। ठीक है, डी एस को इंटीग्रेट कर दोगे तो ये आ जाएगा एस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। ठीक है, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। ठीक है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है तो वेलोसिटी निकालनी है तो आपको डी एस बाई डी टी से करके निकाल देनी है। आपको वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो एस इक्वल्स टू वी डी टी करके निकाल सकते हैं, एस इक्वल्स टू वी डी टी। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। और अगर यहाँ से यूज करें हम लोग, इसको यूज करें तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, डी वी इक्वल्स टू लिख सकते हो ए डी टी, डी वी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो ए डी टी। दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर लो, तो इंटीग्रेशन कर लोगे तो ये ए डी टी हो जाएगा और ये डी वी का वी हो जाएगा इंटीग्रेशन ए डी टी। मतलब वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ए डी टी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई डी टी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ए डी टी। चारों फॉर्मूला को अब एक साथ लिख लेते हैं, चारों फॉर्मूला को एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ लिख दे क्या, लिख देते हैं, देखो v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी और इंटीग्रेशन ऑफ, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, या s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। ठीक है, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, और चौथा फॉर्मूला इंटीग्रेशन, या फिर ऐसे लिख लेते हैं v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। ठीक है, ये चार फॉर्मूले हैं। इन चार फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं हम लोग, देखो पहले और तीसरे पे तो हमने क्वेश्चन करा भी दिए, आज दूसरे और चौथे पे मेनली हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। और एक विशेष बात और देखेंगे, एक आप लोग क्लास को अंतिम तक देखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन कराएंगे, वो उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं लिख के ले आया हूँ आप लोगों के लिए, क्वेश्चंस को लेते हैं हम लोग, क्वेश्चंस को लेते हैं। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है इस तरीके से है कि if v equals to t square plus 1 then find displacement from 0 to 2 second।
0 to 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ। ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है। देखिए आपको v दिया है t के रिस्पेक्ट में और फिर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो आपको पता है कि देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, जब वेलोसिटी दिया होता है। रख लो भाई, v कितना दिया है, t स्क्वायर प्लस वन, t के टर्म्स में दिया है, देना भी चाहिए क्योंकि इंटीग्रेट करना है। और आपको देखो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 to 2 सेकेंड। टाइम कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, 0 से, ये आपको देखना पड़ेगा टाइम वेरी हो रहा है कि नहीं। अगर वेरी हो रहा होगा, अगर फिक्स कर दिया होगा टाइम इतने से इतने समय, तो आप लिमिट में लगा दो, उसमें इंटीग्रेशन में लिमिट ले लो। और नहीं दिया होगा तो प्लस सी करके लिखोगे इंटीग्रेशन को, और उस सी की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन कुछ न कुछ क्वेश्चन में दिया होगा, अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे भी। तो अगर ये कह रहा है 0 से 2 सेकंड, तो 0 से 2 सेकंड, ठीक है। तो पहले तो आप इसको सिंपली इंटीग्रेट कर लो, टी स्क्वायर प्लस टी का इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी के पावर 3 प्लस बटे में 3, टी स्क्वायर का 2 + 1 बाई 2 + 1, टी क्यू प्लस 3 बाई 3 हो जाएगा। और प्लस 1 डी टी, 1 का कितना होता है टी या एक्स, देखो 1 आप ऐसे समझो, अगर इंटीग्रेशन 1 डी टी लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा, इसको आप देखो टी की पावर 0 लिख सकते हो, तो टी की पावर 0 + 1 बटे में 0 + 1, तो कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा ना। तो 1 का कितना होता है एक्स या टी है तो टी, और ये आपका हो गया इंटीग्रेशन। लेकिन ये 0 से 3 तक या 0 से 2 तक है ना, लिमिट दिया 0 से 2। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना देखो सीख लो आप। जैसे मान लो आपको इंटीग्रेशन मान लीजिए आपको 2x dx का निकालना है 0 से 1 तक। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले तो आप सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर लो 2, और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, तो सिर्फ बचेगा कितना, x स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस x स्क्वायर आपका, ये तो इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर, कहाँ से 0 से 1, तो पहले अपर लिमिट रख सकते हो, मतलब x की जगह पहले 1 रखो तो 1 का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह 0 रखो, 0 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर का 1, 0 का वैल्यू 0, तो 1 - 0 1, ठीक है। तो इस तरीके से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके उस वैल्यू को फाइंड आउट करते हो, उस इंटीग्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हो। तो वैल्यू रखो, देखो लोअर लिमिट रखोगे तो t पे 0 0 हो जाएगा, पहले अपर रखते हैं, तो पहले अपर रख लेते हैं। तो 2 के पावर 3/3 प्लस 2 माइनस 0 के पावर 3 बटे में 3 प्लस 0, ठीक है। तो ये तो पूरा 0 हो गया, ये 2 के पावर 3 8, और ये देखो 3 दूनी 6, 8 6 14 बटे में 3 हो जाएगा, 14 बटे में 3 मीटर। ये आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये 0 से 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट होगा इस वेलोसिटी टाइम कर्व के लिए, इस वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हमने देखा। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग, बहुत ही धीरे धीरे बड़े सहज रूप में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और इसको आप लोग बहुत ही सहजता के साथ कॉपी कलम लेके साथ पढ़ते रहिए। चारों फॉर्मूले ये बहुत आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चारों फॉर्मूले आपके ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि v = 2t - 1, ये आपको गिवन है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट at the end of 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के अंत में आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। यदि इनिशियली बॉडी इज एट ओरिजिन, मतलब इनिशियली बॉडी ओरिजिन पर है। इनिशियली बॉडी ओरिजिन पे है तो इट मीन्स आप लिख सकते हो कि एट t = 0 जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि बॉडी ओरिजिन पे है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। और आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है कितने सेकंड पे, एट द एंड ऑफ 4 सेकंड, तो 4 सेकंड पे आपको बताना है। तो आपको पूछा क्या जा रहा है, एट t = 4 सेकंड, s = 40, ये आपसे टू फाइंड आउट है ना। देखिए आप अगर यहाँ से वैल्यू रखो, ठीक है, आपको s डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इंटीग्रेशन v dt होता है, तो इंटीग्रेशन v कितना है 2t - 1 dt, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन खास बात ये समझो कि कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट निकालना है ये आपको नहीं कहा गया। जब ऐसा नहीं किया गया होता है तो आप इंडेफिनेट इंटीग्रल के रूप में इसको सॉल्व करते हो, उस c की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हो। तो आप देखो इसको पहले तो इंटीग्रेट करो, तो 2t का कितना हो जाएगा, 2 × t² / 2 - 1 का t होता है, ठीक है, और प्लस c, तो कोई 2 से 2 कट गया, तो s = कितना हो जाएगा, t² - t + c, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया।
अब इस c की वैल्यू निकालने के लिए इसमें आपकी बातें दी गई होंगी। जब आपको लिमिट ना दी गई तो c की वैल्यू निकालने के लिए जरूर कुछ ना कुछ दिया गया हो। जैसे इसमें कह रहा है कि एट t इक्वल्स टू 0 s इक्वल्स टू कितना होगा, 0 होगा। ये आपको कह दिया है कि आपका इनिशियली बॉडी, इनिशियली मतलब एट t इक्वल्स टू 0 बॉडी कहाँ है, ओरिजिन पर है, मतलब उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। वैल्यू पुट करो, 0 डिस्प्लेसमेंट कब, जब t 0 है, तो t स्क्वायर माइनस टी मतलब 0 माइनस सी प्लस सी। तो यहाँ सी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। सी की वैल्यू 0 आ गई तो इसको लिख सकते हो एस इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस टी, क्योंकि सी की वैल्यू 0 हो गई। अब एट टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, निकाल लो। एट टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड एस कितना हो जाएगा, 4 के पावर 2 माइनस 4, मतलब ये 16 माइनस 4, दैट विल गिव अस 12 मीटर्स। ठीक है, तो एट टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड या एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा, 12 मीटर्स होगा, 12 मीटर्स होगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, हम लोगों ने सॉल्व किया। प्लीज़ नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए आप लोग, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, होपफुली आप लोग को समझ में भी आ रही है क्लास। ठीक है, आप लोग इसमें बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों को जितने अच्छे से समझे रहेंगे उतने अच्छे से आप लोग काइनेमेटिक्स के इस पोर्शन को कंप्लीट कर पाएंगे, समझ पाएंगे और आप अपने आंसर्स भी निकाल पाएंगे। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। ठीक है, आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे नीट हो चाहे जेई हो। तो आप लोग अपने पेशेंस के साथ पढ़िए। और मैं आप लोग से बताना चाहूँगा कि इसमें जो कोविड है ना, कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो आप लोग अपने आप को सेफ रखिए, घर पर रहिए और घर पर बैठ के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, हेल्दी डाइट लीजिए, विटामिन सी का कंटेंट जो प्रोटीन वाली खाने में, विटामिन्स प्रोटीन्स, ये आप लोग अच्छे न्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी में कैसे भी ग्रैब्स करें।